हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो आपका वन शॉट रहने वाला है। एक बार शुरू करो आपका चैप्टर खल्लास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपने चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसका काल रहने वाला है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अगर आपने नोटिस करा हो तो पिछले चैप्टर का काल भी यही था, सेम। और पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी राजनीतिक और आर्थिक जीवन की 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसी काल की कि इस काल में समाज कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो सब बताया गया है समाज के बारे में, आपको महाभारत को आधार मान के बताया गया है। तो चलिए पहले महाभारत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हम महाभारत की जब हम बात करते हैं तो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं वर्तमान स्थिति तक। और यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। और हम बात करें महाभारत की रचना की तो 1000 सालों तक इसकी रचना होती रही है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 BC से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है रचना होने की। ठीक है, और जो महाभारत है उस समय की समाज की स्थिति कैसी थी, सामाजिक नियम कैसे थे, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है महाभारत से। और जो महाभारत में कथाएं शामिल है वो इस काल से पहले भी क्या है भाई प्रचलित थी। ठीक है ना। और महाभारत में हमें 2 परिवारों के बीच का युद्ध का चित्रण मिलता है। ठीक है, कौन कौन से, कौरव और पांडव। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जो महाभारत के बारे में बेसिक बातें हैं जो आपके NCERT में दे रखी है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो चलो यार अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो यहाँ पर समालोचनात्मक का मतलब क्या है कि अच्छे से जांच करना, उसकी गुण दोष की परख करना, इसका निरीक्षण करना, उसको समीक्षा करना। ठीक है, यहाँ पर समालोचनात्मक का मतलब ये है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, किस प्रकार से किया, वो आपको इस टॉपिक में बताया गया है। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो बात है 1919 की। तो एक प्रसिद्ध विद्वान थे संस्कृत के जिनका नाम है VS सूक्तांकर। तो इनके नेतृत्व में एक परियोजना चलाई जाती है। अब इसमें अनेक विद्वान शामिल होते हैं। ठीक है, और जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। अब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा, देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को उन्होंने इकट्ठा किया। और इसके बाद क्या किया, विद्वानों ने जितने भी पांडुलिपियां इनको मिली उसमें जो भी सेम श्लोक थे उनको इकट्ठा करा, उनको चूज कर लिया। ठीक है, और जिनका प्रकाशन वो टोटल 13,000 पेजेस में हुआ। ठीक है, जो अनेक ग्रंथ थे। ठीक है, टोटल 13,000 पेजों में इनका पहले अनेक ग्रंथ खंडों में इनका प्रकाशन किया गया। ठीक है, टोटल 13,000 पेजेस आपको ध्यान रखने हैं। और जो परियोजना चलाई गई थी, ठीक है, इसका संस्करण तैयार करने की टोटल इसमें 47 साल लगे। और इस परियोजना के बाद 2 बातें सामने आती है। कौन कौन सी, पहली कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिलती है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ सेम देखने को मिलता है उत्तर से दक्षिण में जो भी हमें पांडुलिपियां मिली है। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई। ठीक है, हम यही नहीं कह सकते कि हमें समानता देखने को मिली है, हमें कुछ क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई है। ठीक है, और जो ये भिन्नता है जिनको हम प्रभेद कह रहे हैं, तो इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाठ टिप्पणियों और प्रशिष्टों के रूप में किया गया। ठीक है ना। और जो 13,000 पेजों में प्रकाशन हुआ था इनमें से आधे से अधिक तो इन्हीं प्रभेदों की जानकारी, ठीक है, जो भिन्नता में देखने को मिली है। समझ गए यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के परिवारों के बारे में जानकारी, जिसमें आपको परिवारों के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि पारिवारिक जनों की गिनती से मेंबर्स अलग अलग होते हैं, उनका एक दूसरे से रिश्ता अलग अलग होता है और उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। जो सभी परिवार होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनके मेंबर्स की संख्या, उनका रिश्ता और बाकी जो एक्टिविटी है उनकी वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब आप खुद देख लो, आपका जो पड़ोसी परिवार है वही आपसे अलग होगा। ठीक है, आपके परिवार से बिल्कुल अलग अलग होते हैं जितने भी परिवार हैं। ठीक है ना, आपका पड़ोसी का परिवार आप खुद देख सकते हो, आपसे अलग होगा। ठीक है, 100%। तो यहाँ पर यही बताया गया है। लेकिन कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं और एक साथ रहते भी हैं और काम भी करते हैं और अनुष्ठानों का साथ ही संपादित भी करते हैं। ठीक है, जो भी अनुष्ठानिक कार्य हैं, अनुष्ठान मतलब क्या हो गया, जो भी धार्मिक कार्य हैं। ठीक है ना। और आगे हम बात करें तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संस्कृत में जाति कहा जाता है। और पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक यानी नेचुरल, नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे। ठीक है, खून का रिश्ता हम कहते हैं और एक जो नेचुरल रिश्ता होता है। ठीक है, तो नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे। अब इसकी अलग अलग तरीके से परिभाषा दी जाती है। जैसे कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। ठीक है, वो क्या नैसर्गिक रिश्ता ही मानते थे। ठीक है, लेकिन कुछ समाजों में
चचेरे मुसेरे भाई बहनों को भाई खून का रिश्ता माना जाता था। अब और क्या है, आगे हम क्या बात कर सकते हैं, हमें जो जानकारी मिलती है वो केवल हमें विशिष्ट परिवारों के लोगों की जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य परिवार हैं, सामान्य परिवार के लोग हैं, उनकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, जो हमें परिवार की जानकारी मिलती है वो केवल विशिष्ट परिवार के लोगों की ही मिलती है, ना कि सामान्य परिवार की। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ये था हमारा टॉपिक परिवारों के बारे में जानकारी। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो इसमें आपको पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो पितृवंशिक व्यवस्था क्या है, तो आप इसको नाम से पता कर सकते हो। तो पितृ यानी पिता, वंश आप जानते ही हैं, तो पिता का वंश यानी ऐसी वंश परंपरा जो कि पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है। तो इसमें खास क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जो उसका पिता है उसके पास जो भी संपत्ति, जो भी संसाधन है, उसकी मृत्यु मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र है सब उसको मिल जाता है। ठीक है, उस पर अधिकार वो जमा सकता है। ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं पितृवंशिक व्यवस्था हम क्या देते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या भिन्नता भी देखने को मिलती है इस प्रथा में। क्यों? मान लो किसी के पास पुत्र ही ना हो, किसी के पास बेटा ही ना हो, तो फिर क्या होगा? ऐसे में उसका भाई, ठीक है, जो उसका भाई उत्तराधिकारी बन जाता था, तो बंधु बांधव बन जाएगा, और विशेष स्थिति में स्त्रियां भी उत्तराधिकारी बन जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो प्रभावती गुप्त का, जिसके बारे में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, विवाह के नियम। तो विवाह के 4 प्रकार हैं, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। ठीक है, इसको हम बारी बारी देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अंतर्विवाह की। तो अंतर्विवाह में क्या होता है कि अपने समूह के अंदर ही विवाह कर लेना। अब ये जो समूह है, जो ग्रुप है, किस किस का हो सकता है? गोत्र का हो सकता है, जाति का हो सकता है, ठीक है, कुल का हो सकता है, या एक ही स्थान पर जो बसने वाले लोग हैं उनका हो सकता है। ठीक है, जिसमें क्या वो विवाह कर लेते हैं। बहिर्विवाह क्या हो गया? इसका अपोजिट कर दो आप, यानी कि अपने गोत्र के बाहर शादी करना। ठीक है, और बहुपत्नी प्रथा में क्या होता है? एक पुरुष के एक मेल के अनेक पत्नियां। ठीक है, और इसका अपोजिट बहुपति प्रथा में, यानी एक पत्नी के अनेक पति। ठीक है, एक महिला के अनेक पति। तो ये क्या कहलाएगी? बहुपति प्रथा कहलाएगी। तो ये क्या हो गया? आपके विवाह के प्रकार हो गए। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के, लेकिन 8 प्रकार के विवाह होते हैं। 4 को सही माना जाता है और 4 को सही नहीं माना जाता। आपको इन 4 के बारे में ही पढ़ लेना है। ठीक है ना? आगे हम बात करें तो पिता के संसाधनों पर पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, जो भी पिता के संसाधन है उस पर, जो उनकी बेटी है, जो पुत्रियां हैं, उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जमा सकते। ठीक है, केवल पुत्र इस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। अब होता क्या था, ऊंची प्रतिष्ठा वाले जो परिवार थे उनमें कम उम्र की जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनका जीवन काफी सावधानी से नियमित किया जाता था, ताकि उनका उचित समय पर और उचित व्यक्ति के साथ उनकी शादी कर दी जाए। ठीक है, उनका विवाह कर दिया जाए। और विवाह में, शादी में कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, जैसे कि आज भी माना जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब हो क्या रहा था कि इस टाइम पर नए नगरों का उद्भव हो रहा था। अब नए नगर है तो उसमें लोग भी बसेंगे। अब जो लोग थे उनके बीच में क्या हो रहा था? अब विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था कि जो आरंभिक विश्वास थे, ठीक है, जो व्यवहार थे प्रचलन में, उन पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाए। और इसको देखते ब्राह्मणों ने क्या करा? एक आचार संहिता लागू कर दी। आचार संहिता आप समझ सकते हो एक संविधान की तरह लागू कर दिया, जो कि ब्राह्मणों को भी मानना होता था और समाज को भी मानना होता था, पालन करना होता था। अब जो आचार संहिता लागू की गई, इसमें जो मानदंड थे, इनका जो संकलन था वो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में किया गया। अब जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इनका संकलन 500 ईसा पूर्व में किया गया। जो मनुस्मृति है उसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो इन 3 ग्रंथों में गए आचार संहिता के मानदंड लागू किए गए। ठीक है, संकलन इनका किया गया। अब जो धर्मसूत्र है और जो धर्मशास्त्र है, इसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जो कि 4 प्रकार के अच्छे माने जाते थे और 4 बेकार माने जाते थे। ठीक है, 4 के बारे में आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, स्त्री का गोत्र। तो ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्रचलन में आई, तो ये जो पद्धति थी, इसमें क्या था? ये लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। अब जो गोत्र है ये वैदिक ऋषि के नाम पर रखे जाते थे, और जो गोत्र के सदस्य हैं वो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, तो आप समझ गए आते कि ब्राह्मणी पद्धति थी जो कि लोगों गोत्रों में वर्गीकृत करती थी। ठीक है, गोत्र का मतलब समझते होंगे। ठीक है, तो इसमें जो गोत्र थे वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे, और गोत्र के जो सदस्य हैं वो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गोत्र के 2 नियम। ठीक है, गोत्र के 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है कि विवाह के बाद, शादी के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। ठीक है, मान लो कि एक लड़की की शादी हो गई, तो उसके बाद उसका जो गोत्र है वो चेंज हो जाएगा, और जो पति का गोत्र है वही उस गोत्र की मानी जाएगी। दूसरा क्या है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। ठीक है, मान लो कोई एक गोत्र है तो दूसरा भी, अगर मान लो एक लड़की एक गोत्र की है और लड़का
लड़का भी एक गोत्र का, तो वो आपस में के विवाह संबंध नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या इन नियमों को माना जाता था, क्या इन नियमों का हमेशा से अनुसरण होता था। तो इसको जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष के नाम का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कि गोत्रों के नाम से निकलते थे, ठीक है, जिससे कि हम पता कर पाए कि क्या इन नियमों को माना जाता था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शातवाहन वंश की, जो हमें क्या नाम मिलते हैं। तो शातवाहन कौन है, तो ये शातवाहन जो राजा है, इन्होंने पश्चिमी भारत और दक्कन, उन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया है पश्चिम भारत और दक्कन के क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो जो सातवाहन रानी है, इनके जो नाम है वो गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से निकले हुए हैं, और जो कि इनके पिता के गोत्र थे। अब यहाँ पर जो पहला नियम क्या कहता है, उसको सोचो कि विवाह के बाद जो स्त्री का गोत्र है वो उसके पति का माना जाएगा, ना कि उसके पिता का, बल्कि और लेकिन यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ, जो सातवाहन रानियां हैं उनका जो नाम थे वो गौतम और वशिष्ठ गोत्र से निकले थे, जो कि उनके पिता के गोत्र थे, ठीक है। पिता गोत्र तो नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर उसके पति का गोत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला नियम फेल हुआ। तो हम कह सकते हैं ना कि इन नियमों का हमेशा पालन नहीं होता था, ठीक है। और कुछ रानियां क्या एक ही गोत्र की थी, ठीक है, या ये आपको अंतर विवाह पद्धति दिखा रहा है। तो दूसरा नियम भी फेल हो गया, ठीक है। हमेशा कोई एक ही गोत्र के जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नियम भी फेल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि इन नियमों का माना नहीं जाता था प्रॉपरली, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। तो उसके लिए आपको क्या बताया गया, जो सातवाहन राजा है उनको माता नाम से चिन्ह दिया जाता था, मतलब कि माता का नाम लगाया जाता था। इसका मतलब हम कह सकते हैं माता महत्वपूर्ण थी, माता इंपॉर्टेंट थी। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एक नाम लेता हूँ मैं, एक राजा का, सातवां राजा का, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। तो यहाँ पर जो गौतमी है ना, ये मदर का नाम है, यानी माता का नाम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं माताएं महत्वपूर्ण थी। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सातवाहन राजाओं में जो सिंहासन था वो उत्तराधिकारी होता था, वही पितृवंशिक होता था, ठीक है। पितृवंशिक यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र, ठीक है। इस प्रकार से परंपरा चलती रहती, जो कि सिंहासन मिलता था इस प्रकार से, ठीक है। तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि माता महत्वपूर्ण थी, ये भी नहीं कह सकते कि माता महत्वपूर्ण नहीं थी। यहाँ पर हम जो अपना आंसर रखेंगे बिल्कुल बीच का रखेंगे, ठीक है, न्यूट्रल। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, सामाजिक विषमताएं। तो इस टॉपिक में आपको सामाजिक विषमताएं के बारे में बताया गया कि उस टाइम पर सामाजिक विषमताएं थी या नहीं थी, ठीक है, यानी कि ऊंच नीच का सीसोट था या नहीं था। तो इस प्रकार की बातें आपको इसमें बताई गई है, ठीक है। तो इसका सब टॉपिक है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। तो इस टॉपिक में आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा इस टॉपिक के एंड तक, ठीक है। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में एक आदर्श व्यवस्था का जिक्र किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या होता था, जो दर्जा है वो जन्म के अनुसार दिया जाता था। अब जो ब्राह्मण थे उनका मानना था कि एक दैवीय व्यवस्था है, जिसमें क्या होता था, जो ब्राह्मण है वो टॉप पे होंगे और शूद्र बिल्कुल बॉटम यानी बिल्कुल नीचे होंगे, ठीक है। यानी ब्राह्मण टॉप पे और शूद्र बिल्कुल नीचे, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। तो ये क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। अब जो वर्ण व्यवस्था है, अगला हमारा आता है उचित जीविका। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्ग यानी 4 वर्ण के लिए जीविका से जुड़े नियम बताए गए हैं, मतलब कि किस प्रकार से अपनी जीविका चलाते थे। यहाँ पर 4 वर्ण की बात की गई है, कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्ण हैं, इनके क्या हैं, इनके जीविका से जुड़े नियम बताए गए कि क्या क्या करते थे, ठीक है, जीविका चलाने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे ब्राह्मणों की। तो ये करते थे, अध्ययन का काम करते थे, वेदों की शिक्षा देते थे, ठीक है, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और लेना। तो ये क्या था, इनका काम था। आगे हम बात करें क्षत्रियों की। तो क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, तो ये इनके काम थे। हम बात करें वैश्यों की। तो वैश्य वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन और व्यापार, तो ये क्या है, इनके कार्य हैं वैश्य की। और हम बात करें शूद्र की, बेचारे शूद्र, तो इनका क्या था कि ऊपर तो 3 वर्ण है, उनकी सेवा करनी पड़ती थी इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की सामाजिक विषमताएं मौजूद थी, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इस टॉपिक में सामाजिक विषमता के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ पर सामाजिक विषमता आप देख सकते हो कि है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शूद्र है उनके संग किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी जीविका बांट रखी है, ठीक है। और इसमें जो दर्जा है वो भी जन्म के अनुसार मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं देखा जा रहा है कि आप कितने बुद्धिमान है, कितने कैपेबल है, लेकिन आपका जो दर्जा है वो जन्म के अनुसार मिल रहा है, आप किस वर्ण में जन्मे हैं, ठीक है ना, समझ गया यहाँ तक। और शूद्र को क्या करना पड़ता था, ऊपर जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करनी पड़ती थी।
और क्या था कि इस वर्ण व्यवस्था को पालन करने के लिए कुछ नीतियां भी थी, जैसे कि पहले ये बताया गया कि एक दैवीय व्यवस्था है, दूसरा शासकों को उपदेश दिया गया कि राज्यों में व्यवस्था के नियमों का अनुसरण करवाए, और तीसरा विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया गया कि जो प्रतिष्ठा है वो जन्म के ऊपर आधारित है। ठीक है ना। तो ये 3 नीतियां थी जो कि इसको पालन करने के लिए थी। समझ गया यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, अक्षत्रिय राजा। तो शास्त्रों के अनुसार हमेशा से क्षत्रिय राजा होते थे, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम है अक्षत्रिय राजा, यानी कि ऐसे लोग भी राजा हुए हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे। तो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो इसका आंसर आपको इस टॉपिक के एंड में मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार वे एक निम्न कुल से थे। आगे हम बात करें मौर्य वंश के उत्तराधिकारी की, जो कि शुंग और कण्व थे। ये ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी राजा बने। आगे हम बात करें शक शासक की, जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे। ये ब्राह्मण थे, इनको मिलेश बर्बर कहा जाता था। यहाँ पर एक शक शासक का नाम दे रखा है जिनका नाम है रुद्रादमन। तो उन्होंने सुदर्शन सरोवर झील का क्या भाई फिर से उसको क्या भाई इसको कुछ सुधार किया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें संस्कृत अभिलेख में मिलती है। आगे हम बात करते हैं सातवाहन शासक की, जो कि ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर मैं एक सातवाहन शासक का नाम लेता हूँ, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। तो इन्होंने अनूठा ब्राह्मण अपने आप को बताया और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला अपने आप को इन्होंने बताया। मतलब कि ऐसा रहता है कि क्षत्रिय ही राजा होंगे, इस प्रकार का जो एक दर्प एक प्राइड है उसको हनन करने का इन्होंने अपने आप को बताया। और 4 वर्णों के बीच विवाह पर इन्होंने रोक लगाई। ठीक है, जो 4 वर्ण मैंने आपको बताया, तो उनके बीच में विवाह। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल चुका है कि हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे, जो लोग क्षत्रिय नहीं थे वो भी राजा बने हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि शास्त्रों के अनुसार ही क्षत्रिय राजा होते। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जाति और सामाजिक गतिशीलता। तो जाति भी सामाजिक वर्गीकरण का आधार थी। इसमें प्रतिष्ठा जन्म के आधार पर ही मिलती थी, जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में मिलती थी। वहीं हम बात करें वर्ण की संख्या की, वो 4 थी, इसका जिक्र हम कर चुके हैं पहले ही। और जातियों की संख्या अनिश्चित थी। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेड संख्या नहीं कि 5 या 10 है, लेकिन ये अनिश्चित होती थी। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा भाई जाति में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता था? ठीक है, जाति अनिश्चित है वो ठीक है, लेकिन हम किस प्रकार से कह रहे हैं कि जाति है, वर्ण में क्यों नहीं है? ठीक है, तो अब जाति वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता था? मान लो कि कोई नए समुदाय से आमना सामना हो गया, ठीक है, या कोई व्यवसायिक वर्ग से आमना सामना हो गया, तो नए समुदाय में ले सकते हैं निषाद वर्ग को, व्यवसायिक वर्ग में ले वो स्वर्णकार हो गया। ठीक है, तो ऐसे इनसे सामना हुआ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जिनको वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा जा सकता था, संभव नहीं था, उनको जाति में वर्गीकरण कर दिया जाता था, उनको जाति के रूप में रख दिया जाता था। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, 4 वर्णों के पर एकीकरण। तो भारत में ऐसे भी लोग थे जिन पर ब्राह्मणी विचारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, चाहे हम बात करें वर्ण व्यवस्था, तो इस प्रकार का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमेशा विचित्र, असभ्य, पशुवत चित्रित किया जाता था, बताया जाता था। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं वन प्रांतर की। ठीक है, जो कि शिकार और कंद मूल संग्रह करके अपना जीविका चलाते थे। ठीक है, यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं एक वर्ग का, निषाद वर्ग। ठीक है, जो कि एकलव्य से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, एकलव्य आपने सुना होगा, तो वो निषाद वर्ग से ही थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को विचित्र और असभ्य, पशुवत चित्रित किया जाता था। ठीक है, जब भी इनके बारे में कहीं हमें उल्लेख मिलता है या हम पढ़ते हैं जब भी, तो ऐसे कई लोगों के बारे में हमें मिलता है। और यही हम बात करें यायावर पशुपालक की, जिनको शंका के दृष्टि से देखा जाता था। इनको कृषि कर्मियों के ढांचे में नहीं डाला जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पर कभी निवास नहीं करते हैं, आज यहाँ पर तो कल ये कहीं और है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ये गमन करते रहते हैं। ठीक है, और इन लोगों को असंस्कृत भाषी भी कहा जाता था और कभी कभी इनको मलेच्छ कहकर भी कहा जाता था। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो 4 वर्णों के पर एकीकरण में आपको यही पढ़ना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ऐसे लोग भी थे जिन पर क्या है, ब्राह्मण विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, और उनको इस प्रकार से बोला जाता था। समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, 4 वर्णों के पर अधीनता और संघर्ष। तो इस आपको चंडालों के बारे में बताया गया, चंडालों की स्थिति कैसी थी, उनको किस वजह से देखा जाता था, वो आपको इस टॉपिक में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो चंडाल कौन थे? इनको अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, अस्पृश्य आप समझ सकते हो, अनटचेबल। ठीक है, जिनको छूना और देखना भी क्या अपवित्र माना जाता हो। तो पुनीत और पवित्र लोग हैं, ठीक है, जो आपको पवित्र बताते हैं, वो उनके हाथ से इनसे भोजन में स्वीकार नहीं करते थे। और आगे हम बात करें तो चंडालों को दूषित माना जाता था। अब चंडाल थे कौन, इनकी परिभाषा क्या लिख सकते हो? तो अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। ठीक है, अंत्येष्टि मतलब समझ सकते हो, मरने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको करने वाले जो लोग थे उनको चंडाल कहा जाता था। ठीक है, और मृत पशुओं को छूने वालों को, ठीक है, जो पशु मर चुकी है उनको जो छूने का काम करते थे, ठीक है,
उनको चंडाल कहा जाता था और इनको छूना और देखना भी अपवित्र माना जाता था। और आगे हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति क्या इनके कर्तव्य की सूची बताती है, जैसे कि इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का उनको इस्तेमाल करना होता था, ये लोहे के आभूषण पहनते थे, नगरों और गांव में ये रात में नहीं आ सकते थे। ठीक है, गांव नगरों के अंदर ये रात में नहीं आ सकते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र इनको पहनने होते थे। और आगे हम बात करें संबंधी विहीन मृतकों की अंत्येष्टि करनी होती थी। ठीक है, जिनका कोई संबंधी नहीं है, जिनको कोई अपना सगा नहीं है, तो उनकी इनको अंत्येष्टि करनी होती थी। ठीक है, अंत्येष्टि मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर आगे हम बात करते हैं दो चीनी लोगों की, जो कि एक है चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीन से भारत आए थे। तो इन्होंने क्या बताया कि सड़क पर चलते हुए चंडालक को करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि चंडाल यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ताकि वो भाई अपवित्र ना हो जाए। दूसरे हम बात करें चीनी तीर्थयात्री की सवैन तशांग, तो ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे। तो उन्होंने बताया वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना होता था। ठीक है, तो आप समझ गए, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पैतृक जायदाद की। तो पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्र जो भी हैं उनमें बराबर रूप से बांटे जाने चाहिए, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है यानी कि जो बड़ा पुत्र है उसको विशेष भाग वो मिलता था। ठीक है, उसका अधिकार था, सब में समान रूप से बांटे जाने चाहिए, लेकिन जो बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, वो विशेष भाग का अधिकारी होता था। और स्त्री इसमें कोई अपना अधिकार की मांग नहीं कर सकती है। ठीक है, जो पैतृक जायदाद है केवल पुत्रों का ही वो होता है। ठीक है, उसमें भी जो विशेष भाग है वो बड़े पुत्र का। और आगे हम बात करें स्त्री धन की, जो कि महिलाओं को उनकी शादी के टाइम पर मिलता है, तो उस पर केवल स्त्री का अधिकार होता है। ठीक है, और संतान उसको विरासत के रूप में ले सकते हैं, लेकिन पति उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ठीक है, संतान जमा सकते हैं, संतान उसको विरासत के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो पति है वो उसको नहीं ले सकता है। ठीक है, अधिकार अपना नहीं जमा सकता। और आगे हम बात करें तो मनुस्मृति स्त्रियों को अपनी पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति और अपने बहुमूल्य धन को गुप्त रूप से संचय करने के विरुद्ध में चेतावनी देती है। ठीक है, जो स्त्री है अपनी पति की आज्ञा के विरुद्ध क्या नहीं कर सकती, गुप्त रूप से धन इकट्ठा नहीं कर सकती। ठीक है ना, संचय नहीं कर सकती। तो मनुस्मृति इस चीज की चेतावनी देती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। तो यहाँ पर आपको एक अलग सा सिनेरियो दिखाया गया है। ठीक है, जहाँ हम पहले पढ़ रहे थे कि लोगों को संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती थी। ठीक है, या उनको ऐसी स्थिति दे दी गई थी। ठीक है, प्रदान कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर हम अलग से संभावना की बात करेंगे, ठीक है, समाज में मौजूद थी। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो जो व्यक्ति दानशील था उसको सम्मान की नजर से देखा जाता था, और जो व्यक्ति संपत्ति को इकट्ठा करके अपने पास रखता था, संपत्ति संग्रह करके रखता था, उसको घृणा के रूप में देखा जाता था, वो घृणा का पात्र होता था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तमिलकम का। ठीक है, तमिलकम क्या है, तो इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में, तो वहाँ पर अगर आप देख सकते हो। ठीक है, तो तमिलकम में क्या है, ये ऐसी संभावनाएं थी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई। ठीक है, दानशील व्यक्ति सम्मान का पात्र होता था, संबंध संग्रह करने वाला घृणा का पात्र होता था। ठीक है, ये सब। और आगे हम बात करें सरदार। सरदार के बारे में भी आप 2nd चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सरदार के जो प्रशंसा करने वाले चारण और कवि थे, तो इनके आशीर्दाता होते थे। कौन, ये सरदार। ठीक है ना, आशीर्दाता मतलब कि इनको आप कह सकते हो इनकी जीविका चलाने के लिए जो भी आश्रय देना होता था वो ये देते थे। ठीक है, जो इनकी प्रशंसा करते थे चारण और कवि। आगे हम बात करते हैं तमिल संगम साहित्य की। तो पहले यही क्लियर कर लो, जो तमिल संगम साहित्य है दक्षिण भारत की बात करता है। ठीक है, तो तमिल संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी, उनसे ये वही आशा की जाती थी कि वो मिल बांट कर उसका उपयोग करे। ठीक है, क्योंकि समाज में निर्धन और गरीब और निर्धन के बीच में क्या थी, विषमताएं थी। ठीक है, जिनका संसाधन पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि उसका मिल बांट कर उपयोग करे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। तो इसमें क्या है कि बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा, एक अलग कंसेप्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, जो समाज में फैली विषमताएं, हम पहले बात करें विषमता किस प्रकार की जाति में बटी हुई थी, वर्ण में बटी हुई थी, लेकिन जो बौद्ध है इन्होंने यहाँ पर एक अलग ढंग से किया, अलग कंसेप्ट के रूप में एक अवधारणा प्रस्तुत करी है। ठीक है, अलग संदर्भ में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पर एक मिथक का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो सूत पिटक में दे रखी है। सूत पिटक ये बौद्ध धर्म का 3 पिटक है। ठीक है, तीन पिटक के बारे में आगे पढ़ोगे चैप्टर में। तो 3 पिटकों में से एक पिटक है सूत पिटक, जिसमें क्या बौद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, जो भी बौद्ध की शिक्षाएं हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले डिटेल में। ठीक है ना, यहाँ पर सूत पिटक में मिथक का जिक्र किया गया। तो मिथक क्या है, इसमें बताया गया है कि जो मानव था वो शुरुआत में अविकसित मानव था,
ठीक है, और अविकसित वनस्पति जगत था, सभी जीव शांति से रहते थे और जितना जरूरत था, ठीक है, जितनी जरूरत होती थी प्रकृति से उतना ही ग्रहण किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, जो समय से जो व्यवस्था है ये धीरे धीरे क्रमशील पतन होते गया इस व्यवस्था का, ठीक है। मनुष्य लालची होता गया, प्रतिहिंसक होता गया और कपटी होता गया। तो फिर इन लोगों ने विचार किया, ठीक है, कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन कर सकते हैं या करें जो कि उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, ठीक है, उसको प्रताड़ित करें, मतलब कि जिसको सजा दी जानी चाहिए, जिसको पनिश करना चाहिए उसको पनिश करे, जिससे और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसे किसी बंदे का चयन नहीं किया जा सकता? तो ऐसे बंदे का चयन किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने क्या विचार किया, ठीक है। तो लोगों द्वारा चुना जाता था वो व्यक्ति, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको महासम्मत की उपाधि प्राप्त होती थी, ठीक है, आपको याद रखना है महासम्मत। और राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, ठीक है। और जो कर, जिसकी हम बात करें टैक्स की, तो राजा की सेवा के बदले उसको दिया जाता था, ठीक है ना। और ये जो मिथक की हम बात करें ऊपर कर हमने भी, तो सामाजिक और आर्थिक संबंध को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ होता था, ठीक है ना। हमने ऊपर बात करी कि शुरुआत में अविकसित था, ठीक है, तो इस प्रकार के हम देख सकते हैं, तो इसमें मानवीय कर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक संबंध बनाने में। समझ गए यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहासकार और भारत। तो इस टॉपिक हम ये बात करने वाले हैं कि इतिहासकार किस प्रकार से किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं का परीक्षण करते हैं, जैसे कि वो किस भाषा में लिखा गया है, ग्रंथ के प्रकार पर बात करते हैं कि वो मंत्र है या कथा है, और लेखक के बारे में भी बात करते हैं कि उसका लेखक कौन है, और जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, उसका भी परीक्षण करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेखक है उसने जो ऑडियंस है उसकी अभिरुचि, उसकी रुचि के अनुसार ही क्या है ग्रंथ को आकार दिया होगा, ठीक है। तो इससे क्या है, श्रोताओं के बारे में भी जानने का प्रयास वो करते हैं, ठीक है। और इतिहासकार ग्रंथ के रचनाकाल और उसकी रचना भूमि क्या थी उसका विश्लेषण भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें ध्यान रखी जाती हैं जब किसी ग्रंथ का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, भाषा एवं विषय वस्तु। तो यहाँ पर हम बात करेंगे महाभारत की, ठीक है, उसकी भाषा किस प्रकार की थी, उसकी विषय वस्तु उसका कंटेंट किस प्रकार का था, ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो महाभारत में संस्कृत प्रयोग की गई थी, वो सरल संस्कृत थी वेदों और प्रशस्तियों के मुकाबले, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं महाभारत की, तो महाभारत में सरल संस्कृत प्रयोग की गई थी वेदों और प्रशस्ति क्या होती है, जो कि राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है, ठीक है, तारीफ में लिखी जाती है, इसको हम प्रशस्ति क्या देते हैं। तो वेदों और प्रशस्तियों से सरल संस्कृत का प्रयोग किया गया था महाभारत के अंदर, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं महाभारत की विषय वस्तु कंटेंट की, ठीक है। तो विषय वस्तु को दो भागों में रखा जाता है आख्यान और उपदेशात्मक, ठीक है। आख्यान की हम बात करें तो आख्यान में कहानी का संग्रह में मिलता है, और उपदेशात्मक की हम बात करें इसमें समाज के लिए आचार विचार के मानदंड होते हैं, ठीक है। तो समाज के लिए नियम जो वगैरह आप समझ सकते हो, ठीक है, वो सब किसमें होता है, उपदेशात्मक में होते हैं, ठीक है। और हम बात करें उपदेशात्मक की, तो उसका मतलब होता है निर्देश और शिक्षा देना, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उपदेशात्मक में समाज के भी नियम है, आचार विचार है, उसका वर्णन होता था। वही हम बात करें आख्यान में, तो उसमें कहानी का संग्रह होता था। लेकिन हम बात करेंगे भाई आख्यान में सिर्फ कहानियां ही मिलती हैं, लेकिन उपदेशात्मक में सिर्फ सामाजिक आचार विचार मानदंड ही मिलते हैं, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये जो विभाजन है पूरी तरीके से कहा कि नहीं है। इसमें क्या होता था कि हमें आख्यान में भी भाई समाज के लिए कुछ सबक कुछ नियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन और उपदेशात्मक में हमें कुछ जो उपदेशात्मक है इसमें भी हमें कुछ कहानियां देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे भाई आख्यान में केवल यही मिलता है और उपदेशात्मक में केवल यही मिलता है, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई कहानियों संग्रह आख्यान में मिलता है, उपदेशात्मक में ये सब मिलता है, लेकिन कुछ हमें कह सकते हैं आख्यान में कहानियां भी मिल जाती हैं और उपदेशात्मक में हमें कहानियां भी मिल जाती हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो ये है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, लेखक एक या अनेक और तिथियां। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं महाभारत के लेखक की और तिथियों की, ठीक है। तो हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत की मूल कथा के रचयिता भारतसारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था, ठीक है। अब भारतसारथी का मतलब क्या होता है, तो भारतसारथी उनको कहते हैं कि जो योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनके बारे में लिखते थे, ठीक है, जो उनकी उपलब्धि है उसके बारे में वो लिखा करते थे, ठीक है, साथ जाकर। तो उसको हम क्या कहते हैं, भारतसारथी कहते हैं। तो महाभारत की मूल कथा के रचयिता इनको कहा जाता है भारतसारथी को, ठीक है, जिन्हें सूत कहा जाता था। अब जो भी ये लिखते थे, जो उनकी रचनाएं, ठीक है, पहले मौखिक रूप से ही होती थी, ठीक है, जितनी भी रचनाएं ये पहले मौखिक रूप से होती थी, ठीक है, वर्बली होती थी। लेकिन होता क्या है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अब आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता था मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ईसा पूर्व इसमें क्या मतलब अंतर क्या होता है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी में क्या होता है
ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना अधिकार जमा लिया और इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया। पहले मौखिक रूप था, उसको लिखित रूप प्रदान कर दिया। और आगे हम बात करें तो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हमें महाभारत के रचना काल में एक चरण देखने को मिलता है। इस समय क्या हो रहा था, भगवान विष्णु जी की पूजा काफी प्रभावी होने लगी थी, काफी अधिक पूजा उनकी होने लगी थी। अब जो श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, विष्णु जी का रूप बताया जा रहा था। और जो कृष्ण जी है एक महाभारत में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप कह सकते हैं प्रमुख नायक के रूप में है, ठीक है ना। तो कृष्ण जी को विष्णु जी का रूप बताया जा रहा था। और बाद में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच जो मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण, ठीक है, उपदेशात्मक प्रकरण का मतलब क्या होता है आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, पहले ही। तो ऐसे प्रकरण महाभारत में जोड़े गए, ठीक है, मनुस्मृति से। और प्रारंभ के स्टार्टिंग की हम बात करें, प्रारंभ में ये ग्रंथ में केवल 10,000 श्लोक थे, ठीक है, 10,000 श्लोकों से भी कम श्लोक थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इस श्लोकों की संख्या बढ़ चली जाती है और 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं, ठीक है ना। और आगे हम बात करें, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। समझ गए यहाँ तक। यहाँ पर मैं आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में 10,000 श्लोक से भी कम थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उपदेशात्मक प्रकरण जुड़ते चले गए और जो श्लोकों की संख्या है वो 1,00,000 हो गई, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, सदृष्टता की खोज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक पुरातत्ववेदा की जिनका नाम था बेबीलाल। तो उन्होंने क्या किया, 1951-52 में उत्खनन कार्य किया। कहाँ पर किया था, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ पर है, ये मेरठ का एक गांव है। और मेरठ कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। तो मेरठ के गांव में हस्तिनापुर में इन्होंने क्या करा, उत्खनन कार्य किया, ठीक है ना। और इनको यहाँ पर आबादी के 5 साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे विश्लेषण के लिए, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। हम बात करें यहाँ पर दूसरे स्तर की, तो दूसरा स्तर का जो काल है वो 12वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है। तो इस स्तर के जो घर हैं उसके बारे में जो बेबीलाल क्या कहते हैं कि जो आवास घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं है, ठीक है, मतलब जो घर बनाए गए थे वो बिल्कुल भी प्लानिंग करके नहीं बना रखे थे, ठीक है, कोई निश्चित परियोजना नहीं थी, ठीक है, कोई एक ही परियोजना हो तो ऐसी कोई परियोजना वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। और मिट्टी की दीवारें मिली हैं और कच्ची मिट्टी की ईंटें वहाँ पर मिली है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो सरकंडे की छाप वाले मिट्टी की प्लस्तर की खोज की गई, जिससे ये लगता है कि जो दीवारें थी वो सरकंडों की बनी होती थी और जिस पर क्या मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तभी तो क्या मिट्टी के प्लस्तर पर क्या सरकंडे की छाप मिली है, ठीक है। आगे हम बात करें तीसरे स्तर की, जिसका काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना, ये इसका काल रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या कच्ची पक्की ईंटों के घर मिले हैं और जो गंदा पानी है वो शोषक घट ईंटों के नाले और वले कूप के द्वारा बाहर चला जाता था, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। तो ये क्या था, सदृष्टि खोज आपको पढ़ना था कि किस प्रकार से उत्खनन किया गया, आबादी के 5 साक्ष्य मिले और 2 स्तर जो स्तर है वो विश्लेषण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, एक गतिशील ग्रंथ। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है कि जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ किस प्रकार से है, ठीक है। तो हम बात करें गतिशील ग्रंथ, तो महाभारत की रचना है वो 1 साल तक होती रही, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 500 ईसा पूर्व से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी रचना की और लगभग 1000 साल तक इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और क्या हुआ, इसमें जो नए नए प्रकरण है उसमें जुड़ते चले गए। और आगे हम बात करें तो इसको क्या भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज तक ये रुका नहीं है, ये महाकाव्य, इसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। और जो विशेष क्षेत्र की कहानियां, जो विशेष लोगों के बीच में प्रसार वगैरह हुआ है, तो उसको भी इस महाकाव्य में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। और इस महाकाव्य में जो प्रसंग है उसको मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है और जो नाटक है और जो नृत्य है उसकी विषय वस्तु उसमें प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये सब आप बता सकते हो किसमें, कि जो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ किस प्रकार से, ठीक है, इसके इतना 1000 साल तक कोई डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया, नए नए प्रकरण में जुड़ते चले गए। इसमें विशेष क्षेत्र में जो कहानी है उसको भी इसमें रखा गया है, ठीक है। प्रसंगों को मूर्ति कला के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। जो नृत्य है, नाटक है, उसको विषय वस्तु प्रदान की गई है, ठीक है, इस महाकाव्य में। तो आप बता सकते हो गतिशील ग्रंथ किस प्रकार। तो इसी के साथ हमारे प्यारा चैप्टर 1 शॉट में खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा चैप्टर वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कुछ डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, ठीक है ना। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।